नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। गांव गली से संसद तक सब पर नजर, सबकी खबर। आप देख रहे हैं डीके टीवी न्यूज चैनल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में भाजपाइयों ने मनाया समर्पण दिवस। 11 फरवरी 2021 को समरतपुर एवं पूरे दीनबंधु शुक्लपारा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा लोक कल्याणकारी बजट के बारे में भी चर्चा हुई। लोक कल्याणकारी बजट को मंडल प्रभारी रामनारायण उपाध्याय ने सबके समक्ष रखा। हमें नल नहीं मिला, हमें खड़ंजा नहीं मिला, हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा पुलिस ने नहीं सुना, हमारा दरोगा ने नहीं सुना। लेकिन वास्तव में उस महान विभूति की जब चर्चा करते हैं, उनके विचारों को याद करते हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, उनका सपना क्या रहा होगा। मैं उनकी एक कहानी पर देख रहा था और मैं एक बार बताया भी था, मैं उनकी कहानी को आप भी जब पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आपके आंसू आने लगे। क्या उनके दिमाग में सड़क और खड़ंजा नाली थोड़े रहा है। वो एक कार्यक्रम में जा रहे थे और कार्यक्रम में गए थे, एक कार्यकर्ता की यहाँ वो प्रवास पे सुबह उठे, स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारे झोले से हमारी धोती लाए। तो जब धोती निकाला तो उसने देखा कि ये धोती जो है कई जगह फटी हुई। तो कहा गुरुजी ये आपकी धोती फटी हुई है। तो कहा दूसरी वाली निकाल लो। और जब दूसरी वाली धोती को उसने निकाला तो पहली वाली से वो ज़्यादा फटी थी। अब क्या कहे वो, उसने चुपचाप पहली वाली धोती को ही रख दिया और वो पहन करके कार्यक्रम में गए। आज तो हम लोग तो नरेंद्र मोदी जी, उनके अंदर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इस समय पूरे भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी कोई कार्यक्रम चल रहा है तो आप देखिए पंडित दीनदयाल जी का ही स्लोगन काम कर रहा है। एक न्यू बना दिया, वो तो पत्थर साबित हो रहा है। लेकिन वास्तव में आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने में, उसको समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में दृढ़ता से काम कर रही है। और सारी इकाई, एक जमाना था कि एक ही मेंबर नहीं हुआ करते थे, 1-2 मेंबर हुआ करते थे, और आज पूरे विश्व में अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोगों ने बाद में शुरू किया, लेकिन मैं अपने समय से मैं जानता हूं कि मैं भी जनसंघ के समय से ही काम किया। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी अग्रवाल का इलेक्शन मैं उसमें सहभागिता किया। मैं संघ में मैं भी रहा, मैं भी खंड कार्यवाह तक रहा। नहीं ज़्यादा समय मिला, हमको कोई सजेशन देने वाला नहीं मिला। मैं खंड कार्यवाह पुनः देश को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने वाले हैं। इस बजट में जिस प्रकार स्वास्थ्य के बजट में 137% की वृद्धि करते हुए इसके बजट में 2.76 लाख करोड़ रुपए आवंटित करना व कोविड-19 के टीकाकरण के लिए 2021 में और 21-22 में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान आने वाले भारत की नवनिहालों व वर्तमान पीढ़ी के प्रति सुरक्षा के दृढ़ भाव को दर्शाता है। 750 नए एकलव्य मॉडल व 100 सैनिक स्कूल एवं 15,000 सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने की आपकी इच्छा शक्ति भारत में शिक्षा की नींव को मजबूत करने की ठोस व कारगर पहल का उदाहरण है। कृषि प्रधान देश के आपके दूरदर्शी नेतृत्व में किसानों के हितों व कृषि सुधार के व्यापक प्रयास अनवरत किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना जैसी संकटकालीन परिस्थितियों में भी देश के किसानों को आर्थिक सुरक्षा आपके द्वारा की गई है। साथ ही साथ इस बजट में गेहूं किसानों को MSP के रूप में 75,100 करोड़ रुपए दिए गए। यानी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ लागत का 1.5 गुना ज़्यादा MSP निर्धारित किया। आपने न केवल बड़े कृषकों अपितु चाय की बागान में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। साथ ही इस बजट में 1,000 ई मंडियों को खोले जाने का प्रस्ताव व 22 फसलों को निर्यात करने का अधिकार किसानों को दिए जाने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। ढांचे व किसानों की आर्थिक सुरक्षा, विकास व सामाजिक न्याय की पूर्ति करने वाला ये अभूतपूर्व बजट है के प्रति इस श्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम
बजट का देशवासियों हेतु समर्पित करने के लिए एक वैश्विक पटल पर भारत का मान उत्तरोत्तर बढ़ाने हेतु आपका हार्दिक अभिनंदन व वंदन करता हूँ। तो पढ़ लिया और मैं चाहता हूँ कि कम से कम जितने लोग आए हैं यहाँ दोनों हाथ उठा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए एक अभिनंदन उनका धन्यवाद करेंगे और हम समझते हैं कि ये छपेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ताली बजाइए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मुकेश अग्रहरी तथा संचालन मंडल महामंत्री नरेंद्र अग्रहरी ने किया। आचार्य सूर्यभान पांडे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस मौके पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजधर शुक्ला, राम कृपाल यादव, मीडिया प्रभारी विजय तिवारी, IT सेल से अमित मिश्रा, सेक्टर संयोजक विजय शंकर शुक्ला, मंडल उपाध्यक्ष अवधेश पांडे, कैलाश नाथ दुबे, घनश्याम तिवारी, श्रीनिवास शुक्ल, अजय पांडे, रघुराज तिवारी, सत्यप्रकाश दुबे, वीरेंद्र तिवारी, मधुसूदन दुबे, श्री राम मौर्य, एडवोकेट राजेंद्र शुक्ला, पारक ग्राम प्रधान महेश जायसवाल, बद्रीनाथ यादव एवं काफी संख्या में कार्यकर्ता एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसी क्रम में त्रिलोकीनाथ इंटर कॉलेज बिंदगी RD के प्रांगण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समर्पण दिवस कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता व हिंदू परिषद के पूर्व जिला संगठन मंत्री अवधेश कुमार त्यागी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठन करता थे। वह भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युवा अनुकूल प्रस्तुत करती हुई देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। वह एक समावेशी विचारधारा के समर्थक थे, एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। आज उनकी कल्पना के अनुसार भारत आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पुनः विश्व गुरु की पद पर प्रतिष्ठित होने की तरफ अग्रसर है। आज हम सब ऐसे चिंतक की विचारधारा को लेकर यह समर्पण दिवस कार्यक्रम मना रहे हैं। कार्यक्रम को युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शुभम शुक्ला, राम सुभावन, ब्रजेश तिवारी आदि ने संबोधित किया। मौके पर अमरजीत मिश्रा, राम सजीवन, विजय पांडे, राजेश कुमार सिंह, दिनेश कुमार, शत्रुघ्न मिश्रा, संचित उपाध्याय, पद्माकर, राहुल शुक्ला आदि प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबरें और भी हैं। अयोध्या बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह का निधन। लखनऊ के मेदांता में ली अंतिम सांस। काफी दिन से चल रहे थे बीमार। 2 बजे जमथरा घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण अधिसूचना जारी, रोटेशन सिस्टम लागू। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए आरक्षण नीति व शासनादेश को लेकर पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस बार पंचायत चुनाव में रोटेशन लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड मेंबर, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान एवं उनके सभी सदस्यों के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है। इस शासनादेश में उनके आरक्षण आवंटन की व्यवस्था घोषित की गई है। पिछले 5 चुनावों का रिकॉर्ड देखा जाएगा। उन्होंने बताया कि SC OBC महिला के क्रम में आरक्षण होगा। उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि जो पद पहले आरक्षित नहीं था उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 20 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 2 से 8 मार्च तक आपत्ति दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जिला पंचायत का आरक्षण का आवंटन निर्गत किया गया है। पंचायत प्रमुख का जनपद वार आरक्षण चार्ट भी जारी हो गया है। अब निदेशालय द्वारा विकास खंड वार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जनपदों को उपलब्ध कराया जाएगा। निदेशालय स्तर पर शिक्षा, जिला पंचायत राज अधिकारी तथा प्रमुख अधिकारियों का प्रशिक्षण 16 फरवरी से 17 फरवरी तक होगा। जनपद स्तर पर विकास खंड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण 18 फरवरी से 19 फरवरी तक होगा। जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्ताव 20 फरवरी से 1 मार्च तक तैयार होगा। उन्होंने बताया कि जिलों के सापेक्ष प्रदेश में कुल 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष में कोई पद आरक्षित नहीं है। ब्लॉक प्रमुख के 5 पद आरक्षित हैं। 330 ग्राम पंचायत के पद ST के लिए आरक्षित हैं। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 16 जिला पंचायत के पद आरक्षित हैं। इसी तरह पिछड़ी जातियों के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के 20 पद आरक्षित होंगे।
वहीं महिलाओं के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के 25 पद आरक्षित होंगे, 27 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद अनारक्षित होंगे। इसी तरह से प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के कुल 826 पद हैं। इनमें एसटी के लिए 5 पद आरक्षित हैं, जबकि एससी के लिए 171 पद आरक्षित होंगे, ओबीसी के लिए 223 पद आरक्षित होंगे, बाकी पद अनारक्षित रहेंगे। ग्राम पंचायतों के संबंध में उन्होंने बताया कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 58,194 है। एसटी के लिए 330 पद आरक्षित है, जबकि एससी के लिए 12,045 पद आरक्षित हैं। इसी तरह ओबीसी के लिए 15,712 पद आरक्षित हैं। पंचायती राज विभाग की तरफ से ऐलान किया गया कि जो पद पहले आरक्षित नहीं था उन्हें वरीयता दी जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के कुल पद 75, एससी के लिए 16 पद आरक्षित, 6 पद महिलाओं को आरक्षित। ओबीसी के लिए 20 पद आरक्षित, 7 पद महिलाओं को आरक्षित। महिलाओं को 25 पद आरक्षित, एससी के लिए 0 आरक्षित, अनारक्षित 27 पद हैं। इसी प्रकार से ब्लॉक प्रमुख कुल 826 पद हैं। एसटी के लिए 5 पद आरक्षित किए गए हैं और एससी के लिए 171 पद आरक्षित तथा ओबीसी के लिए 223 पद आरक्षित किए गए हैं। आगे क्रम में देखिए, ग्राम प्रधान कुल 58,194 पद, एसटी के लिए 330 पद आरक्षित, एससी के लिए 12,045 पद आरक्षित, ओबीसी के लिए 15,712 पद आरक्षित हैं। आज जिला पंचायत क्षेत्र सरकौड़ा में और भी खबरें आ रही हैं। आज जिला पंचायत क्षेत्र सरकौड़ा में श्री गिरिजा शंकर तिवारी के देहांत हो जाने पर उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अखिलेश तिवारी वहां मौजूद रहे। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता प्रखर राष्ट्रवादी पथ प्रदर्शक दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर राममोहन मिश्रा ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किया याद। और चलते हैं अब अयोध्या की तरफ, जहां पर 100 शैय्या अस्पताल कुमारगंज शासन ने 1 दर्जन चिकित्सकों एवं 10 स्टाफ नर्स की नियुक्ति। अयोध्या मिल्कीपुर खबर विस्तार से। मिल्कीपुर तहसील अंतर्गत कुमारगंज क्षेत्र में बने 100 शैय्या चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं स्टाफ की कमी के चलते अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था। उसके बावजूद भी क्षेत्रीय लोगों समेत पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर अमेठी के लोग इलाज करवाने के लिए 100 शैय्या चिकित्सालय पहुंचते थे, लेकिन चिकित्सकों एवं स्टाफ की कमी होने के चलते मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा था। अस्पताल में प्रतिदिन 200 से 300 ओपीडी होती थी। उसके बाद भी चिकित्सकों एवं सर्जनों की तैनाती नहीं हो पा रही थी। शासन के संज्ञान के बाद बहुप्रतीक्षित 100 शैय्या अस्पताल कुमारगंज में 5 साल बाद 1 दर्जन चिकित्सकों एवं 10 स्टाफ नर्स की नियुक्ति की गई। अस्पताल के अधीक्षक HR वर्मा ने बताया कि मंगलवार को अस्पताल में पहला प्लास्टर किया गया। जिन चिकित्सकों एवं नर्स की तैनाती हुई है, अस्पताल पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। अस्पताल में फिजिशियन MD फार्मा, फिजिशियन MD मेडिसिन, चेस्ट फिजिशियन बाल रोग विशेषज्ञ, शल्यक आर्थो सर्जन, D आर्थो, स्त्री रोग विशेषज्ञ, EMO की सुविधा उपलब्ध रहेगी। OPD प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। तकनीकी सुविधा उपलब्ध होते ही सभी उपकरण मशीनों का संचालन संभव होगा। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इतने डॉक्टरों की तैनाती होना ही क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। 1076 तय करेगा अधिकारियों का कैरेक्टर। कोई समस्या हो बेझिझक करें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर संपर्क। मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ। लोग संतुष्ट नहीं तो नपेंगे थानेदार, तहसीलदार, CM योगी। लखनऊ खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को कोई समस्या हो बेझिझक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा है कि CM हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के आधार पर फील्ड में तैनात अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन होगा। यही नहीं, CM ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि तहसीलदार हो या थाना अध्यक्ष, अगर जनता इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बुधवार को लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने CM हेल्पलाइन 1076 के अधिक प्रयोग के लिए जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि थाना एवं तहसील स्तर पर जिस भी व्यक्ति की समस्या का निस्तारण नहीं हो सका है तो वह व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर CM हेल्पलाइन 1076 पर कभी भी संपर्क कर सकता है।
हेल्पलाइन पर मिली ऐसी शिकायतों का तत्परता से निराकरण कराया जाएगा। इसके साथ ही थाना तथा तहसील स्तर पर जनता की शिकायत का निस्तारण किए जाने को लेकर जिले के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और थानेदार को जवाबदेह बनाया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा अब थाना तथा तहसील स्तर पर निस्तारित हुई जनता की समस्याओं की रेटिंग भी की जाएगी, ताकि यह पता चल सके कि किस जिले में जनता की समस्याओं के निस्तारण में तेजी दिखाई जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर उच्चाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थाना एवं तहसील स्तर पर जनता की समस्याओं के लिए संबंधित तंत्र पर चर्चा करते हुए यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री को यह पता चला कि थाना तथा तहसील स्तर पर जनता से मिलने वाली शिकायतों का निस्तारण ठीक से नहीं हो रहा है। इस सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री ने जनता से मिलने वाली हर शिकायत के निस्तारण की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत ही सीएम हेल्पलाइन पर थाना एवं तहसील स्तर पर निस्तारित न हो पाने वाले प्रकरणों को जनता से प्राप्त करने का फैसला किया गया। सरकार का मत है कि सीएम हेल्पलाइन के जरिए जनता की समस्याओं के निस्तारण में तेजी आएगी। सीएम हेल्पलाइन ने कोरोना संकट के दौरान जनता की मदद करने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। देश के सबसे बड़े इस सरकारी हेल्पलाइन में कुल 250 ऑपरेटर 24 घंटे लोगों की समस्याओं के निपटारे और उनकी निगरानी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की शुरुआत में सीएम हेल्पलाइन के जरिए सभी जिलों के गांवों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले उन लोगों की सूची तैयार की गई थी जो सर्दी खांसी से पीड़ित थे। इसी हेल्पलाइन के जरिए तब सभी प्रधान और सभासदों को फोन करके प्रवासी लोगों के भरण पोषण और उनके स्वास्थ्य की निगरानी करने को किया गया था। इसके अलावा तब सभी प्रधानों और पार्षदों को फोन करके राशन और भोजन वितरण, क्वारंटाइन, प्रवासी मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएं जैसे बिंदुओं पर फीडबैक लिया गया था और किसी भी सरकारी सिस्टम के बगैर दूसरे राज्यों में पहुंचे हैं लोगों के इलाज आदि का भी पता लगाया गया था। और भी खबरें हैं, चलते हैं वहां जहां प्रियंका गांधी ने मौनी अमावस्या पर संगम में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा माता का पूजा अर्चन कर आरती उतारी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के आश्रम पहुंची, लिया आशीर्वाद। हवाई अड्डे पर कांग्रेस सेवा दल कैडेटों ने श्री गांधी को सलामी दी। अमेठी प्रयागराज खबर विस्तार से। मौनी अमावस्या पर्व पर संगम तीर्थ राज प्रयाग में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव प्रियंका गांधी ने गंगा नदी में स्नान किए और गंगा माता की श्रीमती गांधी ने पूजा पाठ किया। नारियल, पुष्प, दूध, चुनरी, मधु आदि चढ़ाया। धूप अगरबत्ती कपूर के बाद घी के दीप से गंगा जी की आरती उतारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने गंगा दर्शन पूजन आरती के बाद संगम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के आश्रम पहुंची। श्री महाराज से श्रीमती गांधी ने लिया आशीर्वाद। इसके तथा श्री महाराज ने आशीर्वाद के साथ उन्हें साहित्य के साथ प्रसाद दिए। कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती गांधी के प्रयागराज बमरौली हवाई अड्डे पर अमेठी कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष रामबरन कश्यप, कांग्रेस युवा सेवा दल अमेठी जिलाध्यक्ष अजीत कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष भारत धुरिया, जिला संगठन मंत्री उदयराज यादव, रामराज कांग्रेस सेवा दल प्रदेश महासचिव प्रेम दुबे, प्रतापगढ़ कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष महेंद्र शुक्ला आदि ने पार्टी नेता को सलामी दी। श्रीमती गांधी को बुके देकर अभिनंदन स्वागत सत्कार किया। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इसके बाद संगम तीर्थराज प्रयागराज गंगा स्नान के लिए रवाना हुई। वहां पर गंगा माता के दरबार में आस्था की डुबकी लगाई। हिंदू महापर्व मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना, गंगा आरती की और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचकर आशीर्वाद लिया। प्रसाद के साथ साहित्य भी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने श्रीमती गांधी को दिए। इसके बाद श्रीमती गांधी काफिले के साथ एयरपोर्ट को कूच किया। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश भारत सरकार द्वारा पत्रकारों तथा उनके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण स्कीम लागू। पत्रकार की मृत्यु होने पर अस्थायी अक्षमता पर 5 लाख रुपए तक की एक मुश्त सहायता राशि अनुमन्य। गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु 3 लाख रुपए तक की सहायता का प्राविधान। स्कीम के सुचारू रूप से संचालन हेतु समिति गठित।
प्रत्येक तिमाही समिति की कम से कम एक बैठक अवश्य आयोजित की जाएगी, जबकि प्रकरण की तत्कालिकता के दृष्टिगत अध्यक्ष कभी भी बैठक बुला सकेंगे। स्कीम से आच्छादित हो रहे पत्रकारों को प्रधान महानिदेशक पीआईबी के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। दिनांक 11 फरवरी 2021 को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पत्रकारों तथा उनके परिवार को अत्यंत विकट परिस्थितियों में समयबद्ध तथा पारदर्शी रूप से आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण स्कीम लागू की गई है। स्कीम के तहत किसी भी पत्रकार की मृत्यु होने पर उसके परिवार को तथा दुर्घटना में पत्रकार की अस्थायी अक्षमता पर 5 लाख रुपए की तत्काल एकमुश्त सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल ने इस संशोधित स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पत्रकार कल्याण स्कीम के अंतर्गत पत्रकारों को कैंसर, गुर्दे की खराबी, हृदय की ऐसी बीमारी जिसमें बाईपास या ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, मस्तिष्क रक्तस्राव तथा पक्षाघात आदि जैसी बड़ी बीमारियों के उपचार के लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से ऊपर के गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को यह वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी। पत्रकार कल्याण स्कीम के समाचार पत्र कर्मचारी तथा विविध प्राविधान अधिनियम 1955 के अंतर्गत ऐसे पत्रकार अथवा मीडिया कार्मिक जिनका मुख्य व्यवसाय रेडियो अथवा टीवी समाचार चैनलों के लिए रिपोर्टिंग संपादन करना है को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक पत्रकार के रूप में नियोजित अथवा ऐसे पत्रकार जो एक या एक से अधिक मीडिया संस्थानों में जुड़ा है तथा समाचार संपादक, रिपोर्टर, फोटोग्राफर, कैमरामैन, फोटो पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार भी शामिल हैं। डॉक्टर सहगल ने बताया कि इस स्कीम के सुचारू रूप से संचालन हेतु एक समिति का गठन किया गया है। सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय समिति के अध्यक्ष, जबकि प्रधान महानिदेशक पीआईबी तथा संयुक्त सचिव नीति एवं प्रशासन सदस्य होंगे। समिति द्वारा प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक अवश्य आयोजित की जाएगी ताकि उक्त अवधि के दौरान प्राप्त मामलों पर निर्णय लिया जा सके। प्रकरण की तत्कालिकता को देखते हुए समिति के अध्यक्ष कभी भी आवश्यकता अनुसार बैठक बुला सकते हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना ने बताया कि स्कीम का लाभ ऐसे पत्रकारों को दिया जाएगा जो भारत के नागरिक हो तथा सामान्य रूप से भारत में निवास करता हो। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार अथवा राज्य केंद्र शासित राज्य सरकारों द्वारा पत्रकार की मान्यता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे पत्रकार जिन्हें भारत सरकार अथवा किसी राज्य केंद्र शासित राज्य सरकार में वर्तमान में मान्यता प्राप्त न हो, वह भी इस स्कीम में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है, यदि वह इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत न्यूनतम 5 वर्ष तक लगातार पत्रकार रहा हो। उन्होंने बताया कि इस स्कीम से आच्छादित हो रहे पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रधान महानिदेशक पीआईबी के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। लखनऊ से DKS टीवी न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।